Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, in the previous videos we talked about question number 5A, B and C in detail and I hope कि वो videos आपने बहुत अच्छे से देखी होंगी, उन topics को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और सबसे बढ़ के ये जो document आपको screen पे सामने नज़र आ रहा होता है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट www.thegrammarjunction.com पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाके विदाउट एनी कॉस्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो प्रैक्टिसेस मौजूद हैं वो प्रैक्टिसेस भी आप कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि क्वेश्चन को समझने के बाद अगर आप अच्छे से प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे तो जाहिर है आपको इश्यूज़ पेपर में हो सकते हैं। बट आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ये बहुत अच्छे बच्चे हैं और ये बड़े रिलीजियसली फॉलो कर होंगे इंस्ट्रक्शंस को। इंशाल्लाह जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस वुड बी द लास्ट डिस्कशन बिकॉज क्वेश्चन नंबर 7 पे हम ऑलरेडी डिस्कशन पहले कर चुके हैं एंड द टॉपिक इज़ वर्ड फॉर्मेशन in which we'll talk about noun, verb, adjective and adverb. So सबसे पहले हम फेडरली बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम फर्दर डिस्कशन इंशाल्लाह करेंगे। फेडरली बोर्ड says this question is based on word formation and the candidates are required to identify and correctly use patterns of word changes that indicate different meanings or part of speech. For example, let me highlight this. Analyze, analysis, analyst and analytical. These are the four वर्ड्स जो दिखने में आपको एक तरह के लग रहे होंगे क्योंकि इनका रूट वर्ड ऑब्वियसली सेम है, लेकिन इसमें से कौन सा वर्ड जो है अप्रोप्रिएट है हम उसको उस ब्लैंक में यूज़ करेंगे। सेंटेंसेस की फॉर्म में भी आ सकते हैं और एक पैराग्राफ की फॉर्म में भी आ सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल और फेडरल बोर्ड ने दिया, दैट इज़ एडवोकेट एंड एडवोकेसी। Now, in this part, the candidates must suggest the appropriate grammatical forms of words, for example, verb, noun, adjective, or adverbs, for 5 of the 7 blanks in the given paragraph using the provided root word. तो आपको एक रूट वर्ड जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस रूट वर्ड को देखते हुए उसको समझते हुए आपने बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ रूट वर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। हम ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं कि फेडरल बोर्ड ने कौन सा क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन कौन सा है उसको देख लेंगे। और एक अच्छी बात यह है कि 5 वी आर सपोज टू डू आउट ऑफ 7, इसका मतलब है कि आपने, ठीक है, आपने सारे के सारे जो है वो कर रहे हैं, 7 के 7 आपने अटैम्प्ट करने, अल्लाह ना करे अगर उसमें से 1 या 2 में कुछ गलती होगी तो यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। सारे के सारे आपने करने। सो दिस क्वेश्चन इज़ द मॉडल क्वेश्चन, इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। द एथलीट्स डैश to training was evident in her dash during the competition. She maintained a dash approach to her diet and exercise routine, knowing that dash success required hard work and dash. Her approach praised her for dash such dash throughout the season. तो यहाँ पे आपको देखें ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 रूट वर्ड्स आपको दे दिए गए और इन रूट वर्ड्स को यूज़ करके आपने यहाँ पे अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ड, जिसमें नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है, वो आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। लेट मी हाईलाइट दीज वर्ड्स। सो दीज आर द रूट वर्ड्स, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ और फिर हम लोग जो है फर्दर डिस्कशन करते हैं। चलें जी, ये क्वेश्चन इट सीम्स सिंपल बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको जितनी अच्छी कमांड होगी अपने इन टॉपिक्स पे, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब पे, आई होप कि ये जो बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज़ थी जिसमें हमने इनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, वो आपने अच्छे से देखी होगी। अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता इन टॉपिक्स की तो पहले आपको वो वीडियोज़ देखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो हम एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो हम एक दफ़ा इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ये जितने भी हमारे टॉपिक हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, फिर ये जो हमारे पास ये मॉडल क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर प्रैक्टिसेस में आपके साथ शेयर करूँगा। स्टूडेंट्स, नाउन की बात की जाए तो नाउन इज़ बेसिकली अ नेम ऑफ समथिंग। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। कोई भी चीज़ है उसके नाम को हम जो है वो नाउन कहते हैं। सो नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग और एन आइडिया। ये आपकी एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन हम नाउन्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बेसिकली दिस इज़ द डिस्कशन ओवर हियर कि हमने उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो वेयर डू नाउन्स यूजुअली अपीयर? नाउन्स ऑफन कम आफ्टर आर्टिकल्स। अच्छा, ये इसको समझिएगा
इसका मतलब ये कि आम तौर पर ऐसा होता है कि आर्टिकल्स के बाद नाउन आते हैं, हर बार ऐसा नहीं होता, ऐसे भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ एन एप्पल, सो यहाँ पे ये जो है ये नाउन है, ठीक है। आप ये भी हो सकता है अ शाइनी एप्पल। तो अब आप ये ना कहिएगा कि सर यहाँ तो लिखा हुआ था, आपने तो बताया था कि आर्टिकल्स के बाद जो है वो नाउन इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे आर्टिकल्स के बाद तो यहाँ पे एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए, दिस इज़ नॉट अ नाउन, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझने के लिए, थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन के लिए थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया गया कि नॉर्मली जो हमारे पास आर्टिकल हो, दिस इज़ आर्टिकल, ठीक है, अ एन या द, ये हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं, उनके बाद जो है वो नाउन इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर उसी नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए कोई वर्ड आ गया तो दिस वुड बी एडजेक्टिव। फिर पोजेसिव्स के बाद हेज, हर, देयर, अलीज, ठीक है, इसके बाद भी हम जो है वो नाउन को इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे। आफ्टर प्रपोजिशंस इन, ऑन, एट, फॉर, विद, दिस इज़ लाइक हिंट कि इसके बाद जो है वो नाउन इस्तेमाल हो सकता है। एंड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो कोई भी जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तो वो भी हमारा उस तौर पे भी नाउन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये 3-4 इंडिकेशंस हैं, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आपको यहाँ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिल सकती है। अब ज़रा हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। द एथलीट्स डेडिकेशन वॉज इम्प्रेसिव। अब यहाँ पे देखें एथलीट्स डेडिकेशन, यहाँ पे ये जो थर्ड पॉइंट है हमारा, सॉरी सेकंड जो पॉइंट है आफ्टर पोजेसिव्स, ठीक है, आपने जो है वो जैसे यहाँ पे अलीज लिखा हुआ है, अली का, यानी कि अलीज बैग हो सकता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये बैग जो है वो नाउन होगा। तो एथलीट्स, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वर्ड आएगा पोजेशन के बाद मोस्ट प्रोबेबली वो हमारे पास क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। डेडिकेशन आया जो कि हमारे पास एक आइडिया है। शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। अब देखें यहाँ पे अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, हमारे पास एक आर्टिकल यूज हुआ है द वेरी फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ पे शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्योंकि डिटर्मिनेशन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा एडजेक्टिव और ये हमारे पास हो जाएगा नाउन। तो इस तरीके से नाउन को जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। ही शोड ग्रेट ऑनेस्टी इन हिज वर्क। ही शोड व्हाट, ग्रेट ऑनेस्टी। तो मैं आपको अक्सर नाउन के बारे में कहता हूँ कि वो वर्ड को आंसर करता है, ठीक है। इस तरीके से आपकी अगर कोई ब्लैंक आ जाती है, ही शोड डैश इन हिज वर्क, अगर ये लफ्ज़ फॉर एग्जांपल मैं ना लिखूँ तो मैं कहूँगा ही शोड डैश इन हिज वर्क, तो मुझे पता है उसने शो किया, क्या शो किया, क्योंकि वर्ड को आंसर कर रहा है, तो ये हमारे पास मोस्ट प्रॉबेबली हमारे पास जो है वो नाउन होगा। अगर कोई ऐसे इसका कोई ऐसा वर्ड लिखा है, इससे पहले लिखा हुआ है जो उसको एक्सप्लेन करा, तो ऑब्वियसली वो एडजेक्टिव हो जाएगा। दे आर वर्किंग फॉर द अचीवमेंट ऑफ देयर गोल। फॉर द अचीवमेंट ऑफ देयर गोल, यहाँ पे अगेन हमने आर्टिकल के बाद देखा था कि नॉर्मली हम लोग नाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड हर परफॉर्मेंस सरप्राइज्ड एवरीवन, देन लुक एट दिस वर्ड हर, अगेन पोजेसिव्स, ठीक है। ये आपके पास एक एग्जांपल ये है कि हर डैश सरप्राइज्ड एवरीवन, हर परफॉर्मेंस सरप्राइज्ड एवरीवन। तो इस तरह के केसेस में है जो है वो नाउन इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो इसकी जो टिप है दैट इज़ इफ़ यू सी अ एन द और पोजेसिव हिज या हर, तो थिंक अबाउट नाउन। मोस्ट प्रॉबेबली मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है वो नाउन ही इस्तेमाल हो रहा होगा। आई होप कि ये नाउन तो आपको पता ही होगा, नाउन की थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत आपको समझ आ चुकी होगी। नाउ सेकंड इज़ वर्ब, जो कि एक्शन को या स्टेट को या इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, पोजेसिवनेस को भी शो करता है, लेकिन मैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाऊँगा ताकि आप उन कंसेप्ट की वजह से जो है ना थोड़े परेशान ना हो जाएं। तो अ वर्ब शोज एन एक्शन, फॉर एग्जांपल रन, ईट, राइट। स्टेट हो सकती है इज़, आर, सीम्स, जैसे मैं कहता हूँ ही सीम्स हैप्पी, वो खुश दिखता है। सो देर इज़ नो एक्शन इन दिस सेंटेंस। ये जो हमारे पास सीम्स है, ये मेरे पास कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा, अच्छी उम्मीद है मेरी आपसे। बेसिकली मैं हमेशा से कहता हूँ ना कि आई होप कि ऐसा होगा, तो क्योंकि अगर बच्चे दरमियान से फॉलो करेंगे तो ज़ाहिर है फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन जो बच्चे सीक्वेंस में एक चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी वो वीडियो सब देखी हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बच्चे शुरू से चैनल के साथ जुड़े उनको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो बहरहाल, तो ये वर्ब के हमारे पास फंक्शन हो सकते हैं। वेयर डू वर्ब्स यूजुअली अपीयर आफ्टर द सब्जेक्ट। बच्चों आपको ये पता है कि इंग्लिश में वी हैव सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज द कंस्ट्रक्शन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस, ठीक है। मैं एक्टिव सेंटेंसेस यानी कि सिंपल सेंटेंसेस की बात करूँ तो नॉर्मली जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके बाद जो होता है वो हमारा वर्ब इस्तेमाल होता है। जैसे
सिंपल सी एग्जांपल है, अली प्लेड क्रिकेट। ठीक है, अली इज सब्जेक्ट, प्लेड इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। उर्दू में SOV होता है, इंग्लिश में SVO होता है। ठीक है, आफ्टर टू इन्फिनेटिव फॉर्म, इन्फिनेटिव फॉर्म में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हाँ, ये टू जो है ये प्रेपोजिशन वाला नहीं है, मतलब अगर मैं कलेक्टिवली बात करूँ तो जैसे मैं कहता हूँ टू प्लस बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं यहाँ पे ज़रा लिख देता हूँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे टू रन, टू प्ले, टू राइट। ठीक है, तो इस तरह के केसेस उस हवाले से मैं बात करूँ। इन डिफरेंट टेंस फॉर्म्स, इज रनिंग, हैज़ रिटन, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे अगर आ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे आगे उसके मेन वर्ब होगा। तो इस तरीके से वर्ब इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, शी अचीव्ड सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क। ये दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब, शी अचीव्ड व्हाट, सक्सेस, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे लाइक सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था। दे वॉन्ट टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, दे वॉन्ट टू इम्प्रूव। सो टू इम्प्रूव हमारे पास इन्फिनेटिव है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था इन्फिनेटिव्स को, उसको समझा था हमने। सो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज टू इन्फिनेटिव, या इसको हम सिंपल इन्फिनेटिव भी कहते हैं। ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, सो यहाँ पे इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ रहे हैं, और ये जो हमारे पास मेन वर्ब के तौर पे यानी कि एक्शन जिसमें शो हो रहा है, तो ये हमारे पास एक्टिव वर्ब है, हमारे पास मेन वर्ब है। ठीक है, अच्छा, शी कंप्लीटेड हर असाइनमेंट ऑन टाइम। सो दिस इज़ अगेन, दिस इज़ सब्जेक्ट, दिस इज़ वर्ब एंड आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो हमारे पास ये पास्ट फॉर्म उसकी आ रही है। द टीम विल विन द मैच, अगेन दिस इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज़ मेन वर्ब। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू सी टू प्लस एनी वर्ड, तो दिस इज़ यूजुअली अ वर्ब। अगेन बता रहा हूँ कि अगर मैं कहता हूँ ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो अब आपने ये नहीं कहना कि सर यहाँ पे ये टू इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है कि जो आगे लिखा हुआ है ये वर्ब है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये तो हमारे पास प्रेपोजिशन है ना, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो ये यहाँ पे ये नाउन है। ठीक है, ये जो टू वाला इस्तेमाल हो रहा है ना, ये ऐसे इस्तेमाल हो रहा है जैसे आपके साथ ये डिस्कस की, ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, यहाँ पे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन्फिनेटिव के तौर पे। नाउ द थर्ड एंड सेकेंड लास्ट इज एडजेक्टिव, जो कि डिस्क्राइब करता है नाउन को या प्रोनाउन को। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। Where do adjectives appear? Before a noun, very obvious. After linking verb is, was, seems, looks. मैं कहता हूँ he looks, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, he looks या he seems happy। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारे पास जो लिंकिंग वर्ब होते हैं उनके बाद नॉर्मली हमारे पास एडजेक्टिव्स इस्तेमाल होते हैं। एडजेक्टिव की एक निशानी भी मैंने आपको बताई थी कि अगर आपको किसी भी वर्ड को देखना हो कि वह एडजेक्टिव है या नहीं है, तो उसके आगे आप किसी नाउन को लगा दो। बेसिकली यही पहला पॉइंट बनता है ना। जैसे आपसे मैं पूछता हूँ ब्यूटीफुल, या आपसे मैं कहता हूँ स्मार्ट, दीज आर द वर्ड्स एंड यू आर सपोज टू टेल मी कि क्या ये एडजेक्टिव्स हैं या नहीं है। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप इसके आगे किसी नाउन को लगा के देखो। जैसे मैं कहता हूँ स्मार्ट बॉय, तो यस दिस इज करेक्ट। सो दिस वर्ड स्मार्ट इज एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, ये भी ठीक है, तो उसका मतलब ब्यूटीफुल मेरे पास क्या एडजेक्टिव है। ठीक है, तो जब आपने किसी वर्ड को ये देखना हो कि वो एडजेक्टिव है या नहीं है, ये पता करना हो, तो आप उसके बाद किसी नाउन को लगा के देख लो, अगर वहाँ पे फिट आ रहा है तो दिस मीन्स कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो दिस इज वेरी फर्स्ट पॉइंट। आफ्टर लिंकिंग वर्ब, आपको यहाँ पे एग्जांपल नज़र आ गई है, मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया है। शी हैज़ अ डिसिप्लिन्ड रूटीन। अब देखो, हमने ऊपर पढ़ा था कि जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं उनके बाद नाउन आता है। सो शी हैज़ अ रूटीन, शी हैज़ अ रूटीन, सिंपल सी बात है, ये हमारे पास नाउन हो गया रूटीन। लेकिन कौन सी रूटीन, क्योंकि ये वर्ड उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा एडजेक्टिव। ही गेव अ स्पीच, असल सेंटेंस तो ये था ना, ही गेव अ स्पीच, तो ये जो वर्ड है क्योंकि वर्ड को आंसर कर रहा है तो ये मेरे पास नाउन होगा, और जो वर्ड उसको मॉडिफाई कर रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि मैं बहुत तेज़ नहीं बोल रहा, हर अब चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, ठीक है, द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, क्योंकि लिंकिंग वर्ब, तो यहाँ पे हमारे पास जो हो जाएगा। अब कोई बच्चा मुझे कमेंट्स में ये बताया कि ये जो वॉज है ये हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है, दिस इज़ नॉट अ हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस। ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, यहाँ पे जो वॉज है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर मैं कहूँ ही वॉज
watching a movie. In this example, was is helping verb, जिसको हम auxiliary verb भी कहते हैं, but in this example was is not helping verb, this is something else. पहले बताएं कि वो कौन सा verb है और फिर आप मुझे बताएं कि क्यों है, ये दोनों डिफरेंट कैसे, ये भी was लिखा हो ये भी was लिखा है, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है. नाउ शी इज़ अ डेडिकेटेड स्टूडेंट, अगेन शी इज़ अ टीचर. तो आपने नाउन के केस में क्या करना है, सॉरी एडजेक्टिव के केस में क्या करना है, उस दफ़ उसको आपने छोड़ देना है. तो आपने पढ़ना है शी इज़ अ स्टूडेंट. ठीक है, शी इज़ अ स्टूडेंट. यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास जो है वो नाउन हो जाएगा. कौन से स्टूडेंट, डेडिकेटेड स्टूडेंट. सो डेडिकेटेड जो वर्ड है ये स्टूडेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं. सो येस दिस इज एडजेक्टिव. इट वॉज अ चैलेंजिंग टास्क, इट वॉज अ टास्क. कौन सा टास्क, चैलेंजिंग टास्क. तो हमारे पास ईडी वाले भी आते हैं, हमारे पास आईएनजी वाले भी आते हैं. ठीक है, कोई भी आ सकते हैं, तो इसलिए आपने गौर से देखने हैं. इफ़ द वर्ड इज डिस्क्राइबिंग अ नाउन इट इज़ एन एडजेक्टिव, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. नाउ द लास्ट वन, एंड इंशाल्लाह उसके बाद हम उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे. एडवर्ब जो कि एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, उसको हम कहते हैं एडवर्ब. ये सारा इसके बारे में दोबारा से लिखा हुआ है. ऑफन एंड्स इन एल वाई. जो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं ना, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब तरीका, जिसमें बताया जाता है कोई काम कैसे हो रहा है, हाउ को आंसर करता है ना, उसके एंड पे जो है नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में एल वाई आता है. वेयर डू एडवर्ब्स अपीयर, आफ्टर अ वर्ब, वर्ब के बाद, क्योंकि वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं. जैसे शी स्पोक कॉन्फिडेंटली, एक तो एल वाई से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस. नॉट लाइक अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे हार्ड लिखा हुआ है लेकिन दिस हार्ड इज एडवर्ब, लेकिन इसमें एल वाई नहीं है. तो ये जो एल वाई वाला आपको बताया गया है, ये बताया गया एडवर्ब ऑफ मैनर में होते हैं, और ये सब में नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है. सो शी स्पोक कॉन्फिडेंटली, स्पोक इज वर्ब, शी इज सब्जेक्ट. शी स्पोक कॉन्फिडेंटली, हाउ शी स्पोक कॉन्फिडेंटली, ये हाउ को आंसर कर रहा है, दिस मीन्स कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, हाउ को आंसर कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज एडवर्ब, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहे हैं स्पोक को, जो कि वर्ब है. और अगर कोई किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एडवर्ब हो जाएगा. नाउ ही वर्कड हार्ड टू अचीव सक्सेस, ही वर्कड हार्ड. ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास एडवर्ब हो गया, नॉर्मली वर्ब के बाद आता है. द टास्क वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, द टास्क वॉज डिफिकल्ट, द टास्क वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. अब यहाँ पे देखें, द टास्क क्योंकि नाउन है, टास्क वॉज ये हमारे पास है वर्ब, द टास्क वॉज डिफिकल्ट. अब ये डिफिकल्ट क्या है, अच्छे बच्चे मुझे बताएंगे. ठीक है, ये हमारे पास है, अच्छे बच्चे मुझे कह रही है हमारे पास सर एडजेक्टिव है. क्यों एडजेक्टिव है, अच्छे बच्चे मुझे ये बता रहे हैं कि सर अभी आपने ऊपर बताया था कि ये जो वॉज है इस केस में हमारे पास है लिंकिंग वर्ब, लिंक कर रहे हैं ना, द टास्क वॉज डिफिकल्ट, तो यहाँ पे वॉज जो है लिंकिंग वर्ब है. अभी हमने ऊपर पढ़ा था लिंकिंग वर्ब के बाद जो है हमारे पास क्या आते होते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं. और ये जो वर्ड है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं. तो वो लफ्ज़, लेट मी हाईलाइट दिस, वो लफ्ज़ जो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है उसको भी हम एडवर्ब कहते हैं. तो एक्सट्रीमली इज एडवर्ब इन दिस केस. ठीक है, शी कंप्लीटेड द वर्क क्विकली, एल वाई वाला है, एडवर्ब ऑफ मैनर है. दे प्लेड वेल, दे प्लेड वेरी वेल. सो दिस वर्ड वेरी इज मॉडिफाइंग वेल, दैट इज एडजेक्टिव. तो वो लफ्ज़ जो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है उसको एडवर्ब कहते हैं. इफ़ द वर्ड आंसर्स हाउ, व्हेन, वेयर, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो हम कहेंगे ये हमारे पास एडवर्ब है. तो अगर बच्चों आपको ये टॉपिक्स क्लियर नहीं हैं, एडजेक्टिव है, नाउन है, ये जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, तो आपको पहले इनकी डिटेल वीडियो देखनी चाहिए, फिर इस क्वेश्चन पे आपको मूव करना चाहिए. तो थोड़ी सी शॉर्ट सी समरी है. नाउन जो है बेसिकली इज़ अ नेमिंग वर्ड, और कॉमन क्लू क्या है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन द, हिज, आफ्टर पोजेशन ये यूज़ होते हैं. उसके बाद वर्ब इज़ बेसिकली एक्शन, जो कि आफ्टर सब्जेक्ट या आफ्टर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो वहाँ पे. देन एडजेक्टिव जो है ये नाउन को और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, और ये बिफोर अ नाउन जो है वो यूज़ होता है नॉर्मली. और एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है नॉर्मली, हर केस में नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में एडवर्ब ऑफ मैनर में एल वाई पे वो एंड होता है. ठीक है, सो गोल्डन रूल फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस, फॉर ऑल दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच,
फर्स्ट आइडेंटिफाई द पोजीशन। अगर आपको उसकी पोजीशन ही नहीं पता तो फिर आप उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है वो हम इंग्लिश में पहले आता है, लेट मी राइट दिस, और वर्ब बाद में आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो आपको जब उसकी पोजीशन अच्छे से समझ आ जाएगी, उसकी कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ आ जाएगी, देन आपको पता होगा कि कौन सा हमें रूट वर्ड उसको यूज़ करके हमने इसका एडवर्ब बनाना है, इसका वर्ब बनाना है, या इसका हमने नाउन बनाना है, तो आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के जानिब। आई होप कि आपने इंस्ट्रक्शन सुन लिए। अब जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, लेट मी रिमूव ऑल दीज थिंग्स दैट आई डिड वाइल डिस्कसिंग दिस टॉपिक, और इसको हम करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर 6 जो मॉडल क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो द क्वेश्चन स्टेटमेंट इज फिल इन एनी 5 ब्लैंक्स विद द करेक्ट ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इन पैरेंथेसिस, और ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है द एथलीट्स डैश टू ट्रेनिंग वॉज एविडेंट। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा मैं आपको बताता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि बच्चों एक दफ़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लो। ठीक है, कोई नहीं, आपकी तो हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा। द एथलीट्स डैश, वैसे तो अपॉस्ट्रोफी एस वाली हमने चीज़ पढ़ ली। एथलीट की जो डैश थी ट्रेनिंग की जानिब वॉज एविडेंट, बहुत ज़्यादा एविडेंट थी। एथलीट की क्या को आंसर कर रहे हैं ना, तो हमने देखा है कि जब वो क्या को आंसर करेगा तो वो क्या होगा, नाउन होगा। द एथलीट्स डेडिकेट, तो डेडिकेट से हम कहेंगे द एथलीट्स डेडिकेशन। एथलीट की जो डेडिकेशन थी, जो लगन थी ट्रेनिंग को लेके, वॉज एविडेंट, बहुत नुमायां थी। इन हर डैश, उसके किस में, इन हर फोकस। अच्छा ये देखें कि रूट वर्ड है, रूट वर्ड एग्जैक्टली भी यूज हो सकता है। ठीक है, इन हर फोकस ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन। शी मेंटेन्ड अ डैश अप्रोच। देखो असल में था शी मेंटेन्ड अ, मैं आ को काट देता हूँ, या अगर हाल ही ऐसे लिखा होता तो लिखा होता शी मेंटेन्ड एन अप्रोच। ठीक है, तो उसको उसने मेंटेन किया, उसने क्या मेंटेन किया, उसने अप्रोच मेंटेन की। तो दिस इज अ नाउन। तो नाउन से पहले जो वर्ड आएगा वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक एडजेक्टिव आएगा। लेट मी रिमूव दिस। शी मेंटेन्ड अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड पे क्या आ जाएगा, DISCIPLINA। शी मेंटेन्ड a disciplined approach to her diet and exercise routine, knowing that dash success required hard work। dash success, अब असल में तो क्या सेंटेंस था, सक्सेस रिक्वायर्ड हार्ड वर्क, तो यहाँ पे आ गया अचीविंग सक्सेस, यानी कि सक्सेस को अचीव करना। यहाँ पे जेरेंड यूज हो गया, यानी कि नाउन के तौर पे यूज हो रहा है ना। डैश रिक्वायर्ड हार्ड सक्सेस, तो सॉरी हार्ड वर्क, तो अचीविंग ACHIEVING। जो हमारे पास जेरेंट्स होते हैं वो भी तो ज़ाहिर नाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं ना। ठीक है, दोबारा पढ़ता हूँ, एंड पे दोबारा ही हम सारे के सारा पढ़ेंगे। ठीक है, एंड डैश एंड कमिटमेंट, तो क्या क्या चाहिए, अचीविंग सक्सेस के लिए हार्ड वर्क चाहिए, और एक और चीज़ चाहिए, तो वो जो चीज़ है वो भी नाउन ही होगी ना, एंड कमिटमेंट। ठीक है, कमिटमेंट मैं ज़रा थोड़ा तेज़ लिख रहा हूँ। हर कोच प्रेज्ड हर फॉर डैश सच डैश। हर कोच प्रेज्ड, हर कोच ने उसकी तारीफ की, फॉर किसके लिए, फॉर डैश सच डैश, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, फॉर शोइंग सच डिटर्मिनेशन, फॉर शोइंग सच डिटर्मिनेशन, ये हम इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, पेपर में आपने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लाइन में लिखने में, तो आपकी मेरे पास जगह कम थी, तो मैंने आपने एक सीक्वेंस में ऐसे लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद सिर्फ आंसर लिख देना है। आगे ब्रैकेट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नाउन है, एडजेक्टिव है, ये लिखने की कोई उस्तादी मारने के पेपर में कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने बस जैसे सीक्वेंस में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और वो जो वर्ड्स वहाँ पर आ रहे हैं वही वर्ड्स लिखने हैं। स्पेलिंग का खास ख्याल कीजिएगा, आपने लफ्ज़ सही लिखा हो, इतनी मेहनत से आपने उस पर सोचा हो, और स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो फिर आपका वहाँ से नंबर कट सकते हैं आपके, वो वहाँ पे रूब्रिक मौजूद होता है। ठीक है, सो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया। अब एक दफ़ा हम इसको सारे को पढ़ लेते हैं, एंड पे आपने फिर से पढ़ना है। आई होप कि आपको ये गोल्डन रूल पता है। द एथलीट्स डेडिकेशन टू ट्रेनिंग वॉज एविडेंट इन हर फोकस ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन। शी मेंटेन्ड अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू हर डाइट एंड एक्सरसाइज रूटीन, knowing that achieving success required hard work and commitment. Her coach praised her for showing such determination throughout the season. अब जिन बच्चों को ये टॉपिक समझ आ गया, मुझे लगता है उनके लिए कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो हमारे
मुफ्त के नंबर हैं, ठीक है। तो ये डिस्कशन आपके साथ हो चुकी है। नाउ दीज आर द प्रैक्टिसेस, हाउ मेनी प्रैक्टिसेस आर देयर, ये तो पहले वाला तो वही है। हम देखते हैं कितने प्रैक्टिस, 20 प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, और इनके आंसर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आई होप कि आप इन 20 प्रैक्टिसेस का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, और कोई एक भी ऐसी ब्लैंक है जो आपको अच्छे से समझ नहीं आ रही, जिसमें आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं, तो आपने प्लीज़ डिस्कस करनी है, कमेंट्स में पूछना है। मेरा नंबर आपके पास मौजूद है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे कॉल्स करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वॉइस मैसेजेस करते हैं, अपनी क्यूरीज पूछते रहते हैं। थोड़ा सा लेट रिप्लाई चला जाता है, लेकिन ज़्यादा लाजमी है, ठीक है। तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।